वेलकम इन साइंस ए के स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं पहले इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेनली हम ये 4 टॉपिक सीखेंगे। पहला है फाइबर्स, दूसरा है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तीसरा है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, उसके बाद एंड में हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसके अलावा अब तक मैंने जो वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे वो मैथ्स की हों या साइंस की हों, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मैथ्स वाले चैनल पर विजिट करना चाहते हो तो हमारा मैथ्स वाला चैनल है ए के स्टडी 1024। जब आप यहाँ पे जाओगे तो जो ये प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको क्लास 8th की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है फाइबर्स। ठीक, तो फाइबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले आप ये कुछ इमेजेस देख लो। देखो, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप क्लोथ्स पहनते हो, ठीक है, ये सिंपल जो कपड़ा आता है रेक्टेंगुलर, उससे सिला जाता है ना। जैसे कि आपको शर्ट सिलवानी है तो आप दर्जी के पास कपड़ा दे के आते हो, तो जो आप कपड़ा दर्जी के पास दे के आते हो, जिसको काटने के बाद वो ऐसे डिज़ाइन में लेके आता है, उसको हम बोलते हैं फैब्रिक्स। ठीक है, यानी फैब्रिक्स सिंपल कपड़े जो सिले सिलाए नहीं है। ठीक है, तो इनको काट वाट के दर्जी इस डिज़ाइन में लेके आता है, तो इनको बोला जाता है फैब्रिक्स। मतलब जो हमारे क्लोथ्स हैं वो किससे बनते हैं, वो फैब्रिक्स से बनते हैं। और जो ये फैब्रिक्स होते हैं ये किससे बनते हैं, ये यार्न से बनते हैं। और जो यार्न है ये फाइबर्स से बनते हैं। मतलब कि जो फाइबर्स है ये बहुत पतले पतले रेशे होते हैं। इन पतले पतले रेशों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है। ठीक है, और आपस में जब ये ऐसे घुमाए जाते हैं, ट्विस्ट किए जाते हैं, तो ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं यार्न। ठीक, और जब इन यार्न को आपस में बुना जाता है तो इनकी बुनाई से फैब्रिक्स बनता है। और इन्हीं फैब्रिक्स को जब आप दर्जी को देते हो वो तो उसे काट के आपके कपड़े सिलता है। ठीक, तो मतलब क्या है कि जो आप क्लोथ पहन रहे हो वो फैब्रिक्स से बना है, फैब्रिक्स यार्न से बने हैं और यार्न फाइबर से बना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्लोथ्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा मैं। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप जानते हैं क्लोथ्स क्या होता है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे फैब्रिक्स क्या होते हैं, पहले इसको समझेंगे, फिर यार्न क्या होता है इसको समझेंगे, फिर फाइबर्स क्या होते हैं इसको समझेंगे। तो फैब्रिक्स की बात करता हूँ पहले। देखो, जो फैब्रिक्स हैं इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, फैब्रिक्स आर द मटेरियल्स मेड बाय यूजिंग यार्न विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। मतलब कि जो फैब्रिक्स होते हैं ये वो मटेरियल होते हैं जो यार्न से बनाए जाते हैं, और जो यार्न है वो किससे बनाए जाते हैं, वो फाइबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो ये फाइबर्स हैं या तो ये नेचुरल होंगे या फिर आर्टिफिशियली बनाए गए होंगे। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कॉटन के फैब्रिक या फिर सिल्क के फैब्रिक एक्सेट्रा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फैब्रिक्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं यार्न क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यार्न की डेफिनेशन में लिखा है, यार्न इज ए लॉन्ग ट्विस्टेड एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कंपोज्ड ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर। मतलब कि जो यार्न होते हैं ये लंबे लंबे ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, बहुत सारे फाइबर को आपस में ट्विस्ट करके इंटरलॉक्ड करने से। मतलब क्या है कि आपने पतले पतले बहुत सारे फाइबर्स लिए, पतले पतले रेसे लिए, उन रेसों को आपस में ट्विस्ट कर दिया घुमा के। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है ये धागे जैसा, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं यार्न। थोड़ा अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करना चाहूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो जैसे आपने बालों की चोटी देखी होगी, लड़कियाँ बालों की चोटी बना लेती हैं। तो अगर वहाँ पे हम ये समझे कि उनका हर एक बाल एक रेसे जैसा है, एक फाइबर जैसा है, तो जो उनकी चोटी होगी, क्योंकि बहुत सारे बालों को लपेटने से बनी है, तो उनकी चोटी रिजेंबल करेगी, रिलेट करेगी यार्न को। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं उनके बालों को फाइबर नहीं बोल रहा, ना ही उनकी चोटी को यार्न बोल रहा हूँ। बस ये समझाने के लिए मैंने बोला कि अगर आप उनके हर एक बाल को एक फाइबर की तरह देखो तो जो उनकी चोटी है वो एक यार्न जैसी नजर आएगी। ठीक है ना, क्योंकि उनकी चोटी में बहुत सारे बाल लिपटे होते हैं और यहाँ पे यार्न में बहुत सारे रेसे लिपटे होते हैं। ठीक है, तो इससे आप उसको रिलेट कर सकते हो। बाकी ये मैंने नहीं बोला कि उनका बाल फाइबर है या फिर उनकी चोटी यार्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यार्न क्या होते हैं, ये बहुत सारे फाइबर्स को आपस में लपेटने से बनते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिखा इट इज़ यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फैब्रिक्स। मतलब यार्न का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फैब्रिक्स को बुनने में, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और इनका एग्जांपल हो जाएगा कॉटन यार्न, सिल्क यार्न। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि यार्न क्या होते हैं। अब बात करते हैं फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब देखो, जो हमारे पास ये यार्न था, मान लीजिए एक यार्न है, इसको अगर मैं अनट्विस्ट करूँ, इसको घुमा के खोलूँ, तो बहुत सारे पतले पतले स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। क्यों, क्योंकि भाई फाइबर्स को लपेटने से यार्न बनना था, तो जो ये लिपटा हुए फाइबर्स हैं इनको अगर आप खोलोगे तो जो पतले पतले स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, ठीक है, इससे भी पतले पतले, इसको अभी और ये खुल जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फाइबर्स। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन ए यार्न इज अनट्विस्टेड, जब इस यार्न को अनट्विस्ट किया जाता है
टू लूजन इट, उसको लूज किया जाता है, वी सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तब हम देखते हैं कि ये बहुत सारे बालों जैसे पतले पतले स्ट्रक्चर से बना था। उन्हीं पतले पतले स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं फाइबर्स यानी कि रेसे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हैं इसके कॉटन फाइबर, सिल्क फाइबर एक्सेट्रा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई फैब्रिक्स, यार्न और फाइबर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मतलब कौन कौन से टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने लिखा है नेचुरल फाइबर, उसके बाद मैंने लिखा है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। मतलब कि वो फाइबर जो प्लांट्स या एनिमल से पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इनका, कॉटन और जूट जो होते हैं ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, और वूल यानी कि जो ऊन होता है, और सिल्क यानी जो रेशम होता है ये एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर में लिखा है द फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स। मतलब वो फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स, या फिर इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उनमें से बोलेंगे कि कौन सा इनमें से सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा, या फिर उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रहने चाहिए। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि नेचुरल फाइबर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें मेनली जो पढ़ना है वो है सिंथेटिक फाइबर, यानी जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। मतलब कि अब देखो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको हम बनाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके। तो अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज़ करके हम अलग अलग तरह के सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप के मेजर पढ़ने हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, उनमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है उनको बनाने में। तो 4 टाइप है हमारे पास। पहला है रेयन, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है पॉलिएस्टर और चौथा है एक्राइलिक। तो अब हम बात करेंगे इन चारों की एक एक करके, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रेयन की। देखो जो रेयन है इसको जब बनाया गया तो इसकी कहानी जो जुड़ी है वो है सिल्क से, यानी जो रेशम होता है उससे रेयन की कहानी जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये मत समझना कि रेशम और रेयन एक ही चीज़ है, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। रेशम अलग चीज़ है, रेयन अलग चीज़ है, लेकिन रेयन के बनने की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सिल्क यानी रेशम से जुड़ी हुई है। किस तरह से वो कहानी जुड़ी है पहले उस कहानी को समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, देखो हुआ ये कि जो सिल्क फाइबर है इसको ऑब्टेन किया गया फ्रॉम सिल्क वॉर्म, वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि सिल्क का जो फाइबर था, रेशम का जो फाइबर था, उसको चाइना ने सिल्क वॉर्म से डिस्कवर किया। ठीक, और काफ़ी लंबे टाइम तक बाहर की दुनिया से इसको छुपा के रखा। छुपा के क्यों रखा चाइना ने इस रेशम को? इसका रीज़न ये था कि जो फैब्रिक ऑब्टेन किया जाता था सिल्क फाइबर से ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन जो ये सिल्क फाइबर था इससे जो फैब्रिक बनाया जाता था, आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, इसका जो टेक्सचर था ये बहुत ब्यूटीफुल था, इसीलिए हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता था, फैसिनेटेड हो जाता था। मतलब क्या कि चाइना के हाथ में एक ऐसी चीज़ लगी रेशम के नाम की जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता था, क्योंकि इससे बनने वाले जो फैब्रिक थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे। तो चाइना ने इसको बाकी दुनिया से छुपा के रखा। ठीक है, अब जैसे जैसे बाकी लोगों को पता लगना शुरू हुआ, बाकी दुनिया को पता लगना शुरू हुआ इस रेशम के बारे में, तो लोगों ने सोचा कि भाई सिल्क जैसा कुछ बनाया जाए जिसकी प्रॉपर्टीज़ सिल्क जैसी हो, जिसकी खूबसूरती सिल्क जैसी हो। इसी के अटेम्प्ट में साइंटिस्ट लग गए। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में एक और पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल, यानी बहुत सारे प्रयास किए जाने लगे कि हम इस सिल्क को आर्टिफिशियली बना पाएँ। ठीक है, अभी ये जो सिल्क था ये कहाँ से मिला था? सिल्क वॉर्म से, यानी कि नेचुरल चीज़ थी, लेकिन अब इसको क्या बनाना चाहते हैं? आर्टिफिशियली बनाना चाहते थे साइंटिस्ट। तो इसके बाद लिखा है टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी
साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। यानी कि जब 19th सेंचुरी का एंड आने को था तो साइंटिस्ट को सक्सेस मिली एक ऐसा फाइबर बनाने में जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिल्क जैसी थी, रेशम जैसी थी, ठीक। और सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब कि इस तरह का जो इन्होंने ये फाइबर बनाया था जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क जैसी थी, इसी को नाम दिया गया रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है इसको। और ये कैसे बनाया गया था? केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प, जो लकड़ियों की छाल होती है, लकड़ियों का जो हिस्सा होता है पेड़ों की लकड़ियों का, उसको केमिकली ट्रीट करके ये रेयन नाम का आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया था। क्योंकि देखो रेयन की कहानी कहाँ से शुरू हुई? सिल्क को देख के, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत हद तक सिल्क से मैच करती है, ठीक है। हालांकि ये रियल सिल्क नहीं है, ये आर्टिफिशियल है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत हद तक सिल्क से मैच होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो रेयन के बनने की कहानी है वो कहीं ना कहीं सिल्क फाइबर से रिलेटेड थी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसको आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोला जाता है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लिख सकते हो क्योंकि जो रेयन है उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी हद तक नेचुरल सिल्क से मैच करती हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं रेयन की। तो सबसे पहली बात, रेयन हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। रेयन की प्रॉपर्टीज सिल्क जैसी ही होती हैं, ठीक है। इतनी कहानी में आपको इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। इसके बाद है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो ये वुड पल्प होते हैं, लकड़ियों की छाल वगैरह, लकड़ियों के हिस्से से इसको ऑब्टेन किया गया था, लकड़ियों के हिस्से का केमिकल ट्रीटमेंट करके, ठीक। और इसके बाद मैंने लिखा है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। अब देखो जो रेयन है ये बाकी जो इंसान ने दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए हैं उनसे बहुत हद तक अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो बाकी सिंथेटिक फाइबर्स अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वो पूरी तरह से मैन मेड है, ठीक है ना। उसमें नेचुरल चीज़ों का यूज़ नहीं ऐसे नहीं किया गया। जैसे कि यहाँ पर रेयन जो है इसको बनाने में नेचुरल चीज़ जो पेड़ के वुड पल्प हैं, ठीक है, ये तो नेचुरल चीज़ है ना जो पौधों से मिलेंगे। तो मतलब क्या कि इसमें इंसान ने तो बनाया लेकिन इसमें उसने कुछ नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया, इसीलिए इसको सेमी सिंथेटिक बोला जाता है, पूरा सिंथेटिक नहीं बोला जाता, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने लिखा है इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। मतलब कि जो असलियत का सिल्क होता है उससे ये सस्ता होता है रेयन, और इसको वैसे ही हम इसकी बुनाई कर सकते हैं जैसे सिल्क फाइबर की बुनाई करते हैं। इसके बाद लिखा है इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। इसको अलग अलग रंगों से रंगा जा सकता है, ठीक। इसके बाद है रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट, ठीक है। रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है जिससे बेड शीट्स बनाई जाती हैं। इसके बाद लिखा है इट इज़ मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। इसको वूल यानी ऊन के साथ मिला के कारपेट्स बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी आपको समझ में आ गई होंगी रेयन की। अब बात करते हैं नायलॉन के बारे में। अब देखो जो नायलॉन है इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। मतलब कि 1931 में इसको बिना किसी ऐसे रॉ मटेरियल के बनाया गया जो कि पौधों या एनिमल से मिलता हो। मतलब इसको बनाने में ना तो प्लांट्स का कोई पार्ट का यूज़ किया गया और ना ही एनिमल्स के किसी हिस्से का यूज़ किया गया, ठीक। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इसको कोल यानी कोयले से, पानी से और एयर से बनाया गया था। इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यह पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर था क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्लांट या एनिमल से मिलने वाली किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया था, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। मतलब जो नायलॉन के फाइबर्स होते थे उनके जो रेशे होते थे ये बहुत मजबूत होते थे, इलास्टिक होते थे और लाइट होते थे। इसीलिए इनसे जो चीज़ें बनती थी वो भी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट होती थी, ठीक है। इलास्टिक का मतलब जो आप इसको खींचोगे तो वापस से अपनी जो शेप है उसको रिगेन कर सकता था, ये इतनी जल्दी टूटता नहीं था मोड़ने वगैरह पे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे 4 पॉइंट्स। 5वें पॉइंट में मैंने लिखा है इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ये लस्ट्रस था, चमकीला था, इससे जो चीज़ें बनाई जाती थी उनमें चमक होती थी, साइन होता था और इसको आसानी से धोया जा सकता था, आसानी से सुखाया जा सकता था।
और इसके बाद मैंने लिखा है वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। मतलब इससे हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपके एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मतलब कि क्या जो नायलॉन के फाइबर्स हैं वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनसे हम नायलॉन के पैरासूट्स बना सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों पे जो चढ़ने वाली रस्सियाँ होती हैं वो बना सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है यस, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। मतलब कि जो नायलॉन के फाइबर होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और हल्के होते हैं। इट इज़ साइंटिफिकली टेस्टेड दैट ए नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। मतलब साइंटिफिकली ये टेस्ट किया जा चुका है कि जो नायलॉन से बना हुआ थ्रेड है, धागा है पतला सा, ठीक है, वो स्टील के उतने ही पतले वायर से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। दैट इज़ वाई नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। इसीलिए इनका यूज़ पहाड़ों पे चढ़ने वाली रस्सियाँ या फिर पैरासूट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो अगला छठा है पॉइंट, इसमें मैंने लिखा है नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, और सातवें में लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो यहाँ पे अब आपको ये नायलॉन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा पॉलिएस्टर। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो पॉलिएस्टर है इसमें मैंने लिखा है फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। मतलब जो पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं फैब्रिक, ये आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं और इनको धोना और सुखाना आसान होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए जो ड्रेस मटेरियल इनसे बनाए जाते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, ये कपड़े लोगों को ज़्यादा पसंद भी आते हैं। ठीक, अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टेरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिएस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। मतलब जो टेरिलीन है ये बहुत ही अच्छा पॉपुलर एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर का। इसको हम बहुत ही फाइन फाइबर्स में ड्रॉ कर सकते हैं जिनको आसानी से बुना जा सकता है दूसरी यार्न बनाने के लिए। इसके बाद देखो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर्ड व्हाट पेट इज़। मतलब कि जो पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स का इतना यूज़ क्यों किया जाता है, कुछ इस बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। जो पीईटी पेट है ये बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर की। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक की बॉटल्स बनाने में, जार्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में प्लास्टिक के, ठीक है, वायर्स बनाने में और बाकी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो फिल्म है ये एक पेट फिल्म है। ठीक, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर पेट इज़ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है फैब्रिक आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। मतलब कि जो पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकोट हो गया, टेरिकोट वाले कपड़े आपने बहुत बार सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब कैसे बनाए जाते हैं, ये दो टाइप के फाइबर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर जो पॉलीकोट है, ठीक है, इसमें जो पॉली नाम का वर्ड है ये पॉलीएस्टर से लिया गया है, पॉली, और कॉटन से कॉट लिया गया है। तो यहाँ पे पॉली और यहाँ पे कोट, क्या बन गया, पॉलीकोट। इसी तरह से जो पॉली वूल है ये पॉलीएस्टर और वूल को मिला के बनाया गया है, तो यहाँ से पॉली और यहाँ से वूल। ठीक है, इसी तरह से जो टेरिकॉट वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, उसमें टेरिलीन और कॉटन का यूज किया जाता है। टेरिलीन से टेरी लिया गया और कॉटन से कॉट, तो यहाँ पे बन गया टेरिकॉट। तो हमारा ये पॉलिएस्टर वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एक्राइलिक की। ठीक है, तो एक्राइलिक में देखो क्या है कि आप सर्दियों में बहुत सारे स्वेटर, शॉल वगैरह यूज़ करते होंगे। ठीक है, बहुत बार हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि ये नेचुरल ऊन से यानी कि नेचुरल वूल से बने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो एक्राइलिक के बने होते हैं, मतलब ये ऊन जैसा दिखता है। ठीक, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मतलब कि हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं या फिर
कंबल वगैरह यूज़ करते हैं सर्दियों में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल, इनमें से बहुत सारे नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, हालांकि दिखने में ऊन जैसे ही होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, ये एक दूसरे तरह के सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्राइलिक। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्राइलिक की प्रॉपर्टी देख लें, यहाँ पे लिखा है एक्राइलिक रिजेंबल्स वूल। ठीक है, ये वूल से रिजेंबल करता है, मतलब ऊन जैसा दिखता है। इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स, सॉल्स एंड ब्लैंकेट एक्सेट्रा। इसके बाद एक और पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब जो नेचुरल सोर्स से ऊन मिलता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, लेकिन जो एक्राइलिक से बने होते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, दिखने में भी ऐसा लगता है जैसे ऊन से ही बने हों। तो यहाँ पर है क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर चीपर देन दैट मेड फ्रॉम वूल। ठीक है, अगला पॉइंट समझ में आ गया होगा जो कि इस पॉइंट से यहाँ पे लिखा है। ठीक, इसके बाद है अगला पॉइंट, दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग कलर्स की वैरायटी में आते हैं। ठीक, तो ये एक्राइलिक वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो आगे हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनकी क्या क्या खास बातें होती हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडवांटेज क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर के, और फिर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। ठीक है, इनके पास कुछ खास यूनिक गुण होते हैं जिनकी वजह से ड्रेस वाले मटेरियल जो हैं वो इनसे ज़्यादा बनाए जाते हैं और वो पॉपुलर भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं जो इसके एडवांटेज को दिखाते हैं। पहला है दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं या मटेरियल्स होते हैं उनको आसानी से हम वॉश कर सकते हैं, आसानी से मेंटेन रख सकते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, उनको आसानी से सुखाया जा सकता है, जल्दी से सुखाया जा सकता है। दे आर ड्यूरेबल, वो बहुत टाइम तक चलते हैं। दे आर लेस एक्सपेंसिव, वो सस्ते होते हैं। दे आर रेडली अवेलेबल, ठीक है, वो आसानी से अवेलेबल भी होते हैं। ठीक, तो ये आपको इनके बेनिफिट सुनना आ गए। इसके बाद लिखा है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर दे आर मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर के मुकाबले में। ठीक, एक एक्टिविटी भी दी गई है, इस एक्टिविटी में बोला गया है टेक 2 क्लॉथ पीसीस ऑफ दिस सेम साइज, 2 टुकड़े लेने हैं कपड़े के जो सेम साइज़ के हों, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच। ठीक है, हाफ स्क्वायर मीटर के होने चाहिए हर एक। इसमें बोला गया वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इनमें से एक नेचुरल फाइबर से होना चाहिए और जो दूसरा वाला है वो सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 कपड़े लेने, एक नेचुरल फाइबर से बना हुआ और एक सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसके बाद बोला गया यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसीस, अगर तुम्हें पहचान नहीं है तो तुम अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। ठीक है ना, कि कौन सा किस चीज़ का बना हुआ है। और इसके बाद लिखा गया सोक द पीसीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि दोनों कपड़ों को आप अलग अलग मग्स में रखो जो कि बराबर पानी हो उसमें। टेक दी पीसीस आउट ऑफ दीज कंटेनर्स, ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आप क्या करो, उन टुकड़ों को उस मग में से बाहर निकाल लो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, और फिर जब उन टुकड़ों को आपने बाहर निकाल लिया तो फिर कंपेयर करो कि किस मग में कितना कितना पानी बचा हुआ है। ठीक, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, कि क्या जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम पानी सोखता है या फिर वो ज़्यादा पानी सोखता है नेचुरल फैब्रिक के मुकाबले। इसके बाद बोला गया डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और इनमें से कौन जो है ऐसा जो ज़्यादा टाइम लेता है और कौन कम टाइम लेता है सूखने में। तो इसका आंसर है यस, सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर, जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम पानी सोखेगा देन दी नेचुरल फाइबर या फैब्रिक्स, एंड दे टेक लेस टाइम टू ड्राई। ठीक है, और इनको कम टाइम भी लगता है सूखने में, किसको, सिंथेटिक फाइबर को। ठीक है, क्योंकि ये कम पानी सोखते हैं और जल्दी से सूख जाते हैं। इसके बाद है व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, ये एक्टिविटी तुम्हें क्या बताती है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके पास क्या क्या गुण होते होंगे। तो इसका आंसर है सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर एंड टेक लेस टाइम टू ड्राई एज कम्पेयर टू दी नेचुरल फैब्रिक्स, मतलब कि ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या फैब्रिक्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी सोखते हैं
और उनको कम टाइम लगता है सुखाने के लिए। इसके बाद एक और पैराग्राफ में एक क्वेश्चन टाइप पूछा गया है जिसमें बोला गया है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पता करो अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद नेचुरल फैब्रिक्स। मतलब कि जो ड्यूरेबिलिटी होती है, कॉस्ट होती है और मेंटेनेंस होती है वो किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है नेचुरल और सिंथेटिक फैब्रिक में से। ठीक, तो इसका आंसर है सिंथेटिक फैब्रिक्स आर मोर ड्यूरेबल, चीपर एंड नीड लेस मेंटेनेंस देन नेचुरल फैब्रिक्स। मतलब जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, सस्ते होते हैं और इनको लेस मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है नेचुरल फैब्रिक्स के मुकाबले। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स के। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स के या फाइबर के। ठीक, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज में लिखा है सिंथेटिक फाइबर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, हैंस सिंथेटिक क्लोथ्स आर नॉट गुड फॉर समर्स व्हेन वी स्वेट मोर। देखो, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसीलिए इनको हम गर्मियों में नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम पहनेंगे तो हमें परेशानी होगी क्योंकि उस टाइम हमें ज़्यादा पसीना होता है और ये पसीना सोख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर देखो, पहले ये पैराग्राफ देख लो आपके एनसीईआरटी का। व्हेन वी बर्न सिंथेटिक फाइबर देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। यानी कि जब उनको जलाते हैं तो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के जलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली, सिंथेटिक फाइबर्स में आग जल्दी लग जाती है। दे मेल्ट ऑन हीटिंग, और जब इनको हम गर्म करते हैं तो ये मेल्ट भी होते हैं, पिघल भी जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे है वाई शुड वी नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। मतलब कि एक क्वेश्चन टाइप पूछा गया आपके एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ में कि हमें क्यों नहीं पहनने चाहिए सिंथेटिक फाइबर वाले क्लोथ्स जब हम किचन में काम कर रहे हो या फिर एक लैब में काम कर रहे हो। तो इसका आंसर है क्योंकि इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है और ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमें इनको नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसके आंसर में लिखा है सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये पिघल जाते हैं गर्म करने पे। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये वास्तव में क्या एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लोथ कैच फायर, अगर इन कपड़ों में आग लग जाती है, इट कैन बी डिजास्ट्रस। ठीक है, डिजास्ट्रस होता है, बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स, जो फैब्रिक है वो पिघल जाएगा। एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट, और यह उस व्यक्ति की बॉडी में चिपक जाएगा पिघल के जो इसको पहने हुए। देयरफॉर वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। इसीलिए हमें किचन में या फिर लेबोरेटरी में काम करते हुए इनको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है सिंथेटिक क्लॉथ्स आर डिफ़िकल्ट टू आयरन एज दे कैन मेल्ट बिकॉज ऑफ हीट। ठीक है, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि जब इस पर आयरन करोगे, प्रेस करोगे तो ये पिघल जाएंगे, या फिर उस प्रेस क्योंकि गर्म है, ठीक है, तो उसमें चिपक जाएंगे। ठीक है, आपको ये डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ गए होंगे। अब देखो, जो शुरू में मैंने आपको नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन बताई थी और एग्जांपल्स बताए थे, इसमें एक टॉपिक रह गया था, वो देख लो आप। इसमें ये जो पैराग्राफ दिखा है आपको, इसमें लिखा है ऑल दी सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनमें हम पेट्रोकेमिकल्स की केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं और उससे ये बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोकेमिकल्स का। पेट्रोकेमिकल्स की डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो आपको लिखना है द रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मतलब जो पेट्रोलियम में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप फुल चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।